कह रहा है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एओ ह्यूम द्वारा निर्मित आईएनसी की पूर्ववर्ती संस्था इंडियन नेशनल यूनियन ने अपना प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित करने की योजना बनाई थी, जिसे बाद में हैजा फैलने के कारण पुणे स्थानांतरित कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें वकीलों, पत्रकारों और अन्य शिक्षित पेशेवरों की संख्या सर्वाधिक थी। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता सुरेंद्र नाथ बैनर्जी बॉम्बे में आयोजित आईएनसी के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि उसी समय कलकत्ता में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे। अब सबसे पहले इस प्रश्न के सही उत्तर की आते हैं। तो आप जानते हैं कि पहला कथन गलत है। पहला कथन क्यों गलत है? क्योंकि एओ ह्यूम के द्वारा जो आईएनसी के पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आईएनयू है, ये जो आईएनयू ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्यों बनाया गया था और किसके कहने पर बनाया गया था? तो आपको ही पता है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने बनाया था और लॉर्ड रिपन से मिलने के बाद बनाया था, ताकि भारतीयों को, जो भारतीयों के अंदर में राष्ट्रवाद की भावनाएं पनप रही हैं, उनको दबाया जा सके। इस बात को आपको पता है। तो पहली बात तो ये होगी कि भाई ये वाला मामला गलत है। और एओ ह्यूम कौन थे? तो आप जानते हैं कि एओ ह्यूम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे, जो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भारत में रहने की योजना बनाई थी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने पहला जो ऑर्गेनाइजेशन आईएनयू था, आईएनयू की जो पहली बैठक थी वो बॉम्बे में नहीं, उल्टा दे दिया है। यहां पे बॉम्बे दे दिया और यहां पे पूना दिया है। एक्चुअली बैठक जो है पुणे में प्रस्तावित थी और हुआ बॉम्बे में, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अच्छा, बॉम्बे में कहां हुआ? तो आप भी जानते हैं कि बॉम्बे के अंदर में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, ये भी आपको पता है। इस गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर की अगर हम बात करें तो यहां पर इस दौर के अंदर में कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, यह भी आपको पता है, ठीक है। अब इसकी जब बैठक बुलाई गई थी तो यहां पे कौन लोग शामिल हुए थे? तो आप जानते हैं कि प्रारंभिक दौर में कांग्रेस के अंदर में वकील लोग शामिल हुए थे, इसमें पत्रकार शामिल हुए थे और अन्य शिक्षित पेशेवर थे। मतलब आम लोगों का प्रारंभिक अवस्था में, यहां से एक प्रश्न बनाया जा सकता है कि आम लोगों का प्रारंभिक अवस्था में कांग्रेस से जुड़ाव नहीं था। साथ ही साथ अगर हम किसान वर्ग की बात करें तो किसान वर्ग का भी इससे जुड़ाव नहीं था। और यही आरोप बाद में हमेशा से कांग्रेस पर लगा कि कांग्रेस जो है आम जनमानस से क्या रही, तो आम जनमानस से दूर रही थी। यह आरोप बार बार कांग्रेस पर लगता रहा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो लोग कांग्रेस को प्रारंभिक दौर में चला रहे थे, यानी जो कांग्रेस के प्रारंभिक नेता थे, वो पेशेवर थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कांग्रेस के आंकड़ों को आप देखते हैं तो आप पाएंगे, जब आप कांग्रेस के आंकड़ों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस की जो प्रारंभिक संरचना है उसके अंदर में 39% लोग पेशेवर वकील हैं। तो आप बताइए कि वैसी संस्था जो भारत में आजादी की कहानी लिखने के लिए तैयार की गई है, अगर उसके लोग 39% वकील हैं, 17.5% ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, यानी व्यापारी हैं। उसी प्रकार से लगभग 17% से ज्यादा लोग जो हैं क्या हैं? तो जमींदार हैं, यानी लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं। साथ ही साथ वैसे उसमें बहुत सारे लोग हैं, 3 से 5% तक लोग पत्रकार हैं। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 17 दूनी का 34 और लगभग 40, यानी 75% लोग जो हैं क्या हैं? वो पेशेवर हैं। और पेशेवर में 75 नहीं है, प्लस 3% पत्रकार हैं, इसके अलावा और भी पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप मान के चलेंगे कि लगभग 85% से ज्यादा लोग किसी न किसी बिजनेस में इंडल्ग हैं। इसीलिए कांग्रेस पर आरोप लगता है कि जो कांग्रेस के प्रारंभिक दौर के नेता थे, वो नेता क्या थे? तो वो नेता पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे और इसीलिए कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ लोगों से नहीं जुड़ पाई। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही है। अब इन 72 प्रतिनिधियों का भी बाइफर्केशन आपके पेपर में पूछा जाता है। तो आप जानते हैं कि जब इन 72 प्रतिनिधियों की आप बात करते हैं तो प्रतिनिधियों को 3 तरीके से देखा जाता है। तो पहला देखते हैं, इन 72 के अंदर में अगर मैं बॉम्बे की बात करूं तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, बॉम्बे के अंदर में कितने लोग आए थे? तो 38 लोग आए थे। उसके अलावा अगर मैं मद्रास की बात करूं तो मद्रास से कितने लोग आए थे? तो 21 लोग आए थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं संयुक्त प्रांत से कितने लोग? तो 7 लोग थे। बंगाल से अगर बात करूं, मैं बंगाल से बात करूं तो बंगाल से 3 लोग, और अगर मैं पंजाब से बात करूं तो पंजाब से भी 3 लोग आए थे, यानी कुल मिला के ये 72 लोग थे। लेकिन एक और बाइफर्केशन आपको जानना चाहिए, और वो बाइफर्केशन ये है कि इस बाइफर्केशन को दूसरे तरीके से देखिए। इसमें 54 लोग जो हैं हिंदू हुआ करते थे। उसी के अलावा मुसलमानों की संख्या कितनी थी? तो 2 यहां पर मुस्लिम्स हुआ करते थे, दो लोग मुस्लिम्स थे। और अगर आप 2 मुस्लिम के अलावा बात करेंगे तो 12 लोग इसमें जैन थे और 4 लोग इसमें क्या थे? तो बौद्ध थे। तो आप देखिए कि अगर कुल मिला के आप देखेंगे 8 और 4 था 54, 54 और 4 58, 2 60, 2 62, 2 72 हो गया ना। तो ये एक बाइफर्केशन आपको देखने को मिलता है। एक और बाइफर्केशन आपको देखने को मिलता है, एक और आंकड़ा देखने को मिलता है, जो आंकड़ा बताता है कि कांग्रेस में प्रारंभिक दौर में 90% लोग उच्च वर्ग से आते थे, हिंदू से आते थे।
90% से ज्यादा लोग हिंदू धर्म के थे, और इस हिंदू धर्म में इस 90% में 80% लोग क्या थे, तो ये उच्च वर्ग से आते थे, मतलब राजपूत और ब्राह्मण जाति के हुआ करते थे। यानी उच्च जातियों का शुरुआती दौर में कांग्रेस पर क्या रहा है, वर्चस्व रहा है। तो ये एक बाइफर्केशन आपको देखना होगा, ये बाइफर्केशन है। उसके अलावा एक और बाइफर्केशन आता है इसी को लेकर के, एक आंकड़ा डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की एक किताब है, आप जानते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक में लिखा, उस पुस्तक का क्या नाम है, बीपीएससी ने पूछा भी है, उस पुस्तक का नाम क्या है, इंडियन मुस्लिम्स नाम है। और उस इंडियन मुस्लिम्स नाम की उस किताब के अंदर में क्या कहा है, इंडियन मुस्लिम्स किताब के अंदर में डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर उनका नाम है। और आप जानते हैं कि डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि 1909 तक, कब से लेकर के, तो 1885 से 1909 तक कांग्रेस के अंदर में जो हिंदुओं का प्रतिशत रहा है वो 6.5% मुस्लिम्स रहे हैं, और बाकी जो है सभी के सभी क्या हैं, तो सभी के सभी हिंदू रहे हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये भी एक बाइफर्केशन है जहां से आपके एग्जाम में सवाल बनाए और पूछे जा सकते हैं, जहां से सवाल बनाए और पूछे जा सकते हैं। थोड़ा गंभीरता से इस क्लास को कीजिएगा, ये वन लाइनर क्लास नहीं है, यहां पे कॉन्सेप्चुअल स्टडी देखना है, इस वजह से इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने ये डिस्कशन आपको दे दिया कि वकील, व्यापारी और जमींदारों का वर्चस्व था, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे, 72 लोगों का एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया है। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आप सभी जानते हैं कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एक प्रखर नेता थे, और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अनुपस्थित रहे थे। उसका रीजन था कि उनकी अपनी एक संस्था थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस या इंडियन एसोसिएशन। इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों नाम से आप जानते हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि कलकत्ता में अगर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी दे दे तो इन्हीं का ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। और इनका एक और ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इसी ऑर्गेनाइजेशन को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन एसोसिएशन भी कहते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन भी रहे तो उसमें ये व्यस्त थे, जिसके कारण ये भाग नहीं ले पाए थे। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, ये व्यस्त तो यहां पे थे, लेकिन बाद में इस संस्था का विलय हो गया। एग्जाम में पूछता है कि विलय किसने कराया, तो याद रखिएगा, पहला सभी लोग कमेंट करेंगे, दादा भाई नौरोजी ने विलय कराया। किसने कराया, दादा भाई नौरोजी ने विलय कराया। और नौरोजी ने कब विलय कराया, तो 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में इसका विलय कराया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न के हिसाब से 2 और 3 सही है, पहला विकल्प गलत है, सही उत्तर जो है बी विकल्प चला जाएगा।